मैं उस दिन फिर से जिंदा हो गया जिस दिन सुहाना की माँ ने मेरे चेहरे पर 5 लाख यूएनएस वाला बैंक कार्ड फेंक दिया था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने उस कार्ड को पैरों से रौंदते हुए चिल्लाया था कि सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती। इसके जवाब में मुझे सिर्फ उसकी ठंडी और घृणित मुस्कान मिली और सुहाना की आंखों में भरी नफरत भरी नजर। उसके योग्य बनने के लिए, सुहाना के लिए, मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। यूनिवर्सिटी में मैंने स्कॉलरशिप आने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया। डिग्री के बाद मैं उसकी फैमिली की कंपनी में शामिल हुआ, जहां मैंने सबसे निचले स्तर से शुरुआत की। मैं किसी और से कहीं ज्यादा मेहनत करता था। जब दूसरे लोग 9 से 5 की नौकरी करते थे, मैं दिन रात काम करता था। बाद में जब फैमिली कंपनी संकट में आई तो वही मैं था जिसने अपनी मेहनत और बिजनेस की समझ से जरूरी निवेश हासिल किया। मैंने सच में उस कंपनी को दिवालिया होने की कगार से खींच लिया। मुझे लगा था कि मैं एन परिवार का हीरो बन जाऊंगा और तय तरीके से सुहाना से शादी कर लूंगा, लेकिन मुझे बदले में मिला सिर्फ मेरी सेहत का पूरी तरह बर्बाद हो जाना। उसकी आंखों में अब सिर्फ पहले जैसी हल्की सी भावनाएं थीं, जैसे कोई बोझ जिसे कोई आसानी से उतार फेंकता है। लिएजा पोइजो वहां बिल्कुल भी अपनी घमंड को छिपा नहीं रहा था। उसने सुहाना को कमर से पकड़ रखा था और मुझे ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, चैन, धन्यवाद, अब कंपनी स्थिर है। मैं और सुहाना अगले महीने सगाई करने वाले हैं। सुहाना उसके पास सिमटी हुई नरम आवाज में बोली, चैन, मुझे माफ कर देना, मेरी माँ सही थी, हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। तभी मुझे समझ आया कि जिस जिंदगी के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी वह उनके प्यार की कहानी में सिर्फ एक छोटा सा प्रसंग था और मैं सिर्फ एक ऐसा औजार था जिसे आखिरी बूंद तक इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। इस जिंदगी में मैं अब वह दबा हुआ कुत्ता नहीं बनूंगा। मैंने तुरंत बैंक कार्ड उठा लिया। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, बहुत दूर। पहली बार उस महिला का चेहरा थोड़ा टूट सा गया। उसने कभी इतने सारे हालात की कल्पना की थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। मैंने उसकी हाथ में मौजूद उस पतले बैंक कार्ड को देखा। आंखों में चमक थी। वह सिर्फ एक बैंक कार्ड नहीं था, वह मेरी नई जिंदगी का टिकट था, मेरे अतीत के ताबूत में आखिरी कील। मुझे डर था कि कहीं वह अपना मन न बदल ले, इसलिए मैंने जल्दी से वह कार्ड उसके हाथ से छीन लिया और भरोसा जताने के लिए मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं सिर्फ सुहाना को ही नहीं छोड़ूंगा, बल्कि कंपनी से भी इस्तीफा दे दूंगा और इस शहर से भी गायब हो जाऊंगा। मैं अपने सारे कॉन्टैक्ट बदल दूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि सुहाना मुझे कभी दोबारा नहीं ढूंढ पाएगी, ठीक है ना? वह महिला पूरी तरह हैरान रह गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके गले में शब्द अटक गए। एक भी शब्द बाहर नहीं आ सका। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई राक्षस हूं। मैं उसे समझ सकता था। आखिरकार कल ही मैं सुहाना को खुश करने के लिए तेज बारिश में भीगते हुए साइकिल चला रहा था। मैंने आधे घंटे से ज्यादा समय तक किराए की साइकिल चलाकर सिर्फ वही ट्रेंडिंग केक खरीदा था जिसका उसने जिक्र किया था। लंबे समय तक अनियमित जीवन और बहुत ज्यादा मेहनत ने मेरे शरीर में कई खतरे के संकेत जगा दिए। आखिरी बार जब मैं गिर पड़ा, डॉक्टर ने बताया कि मुझे अंतिम चरण का कैंसर है और मेरे पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। उसी समय सुहाना और लिया मुझसे मिलने आए। सुहाना की आंखों में अब वो पुरानी कोमलता नहीं थी। जब मैं उसके घर के नीचे पहुंचा तो मैं पूरी तरह भीग चुका था, जैसे किसी ने मुझे पानी में डुबो दिया हो। सुहाना ने बस काला कार की खिड़की से सिर बाहर निकाल कर केक लिया। उसने मुझे एक घृणित नजर से देखा। चैन, तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? उसी समय लिया नाम का एक आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा था, हाथ स्टीयरिंग पर रखे हुए। वह मुझे हल्की मुस्कान के साथ देख रहा था। उसकी आंखों में मजाक और दया थी, जैसे वह किसी ऐसे कुत्ते को देख रहा हो जो अपने मालिक को खुश करने के लिए पागलों की तरह पूंछ हिला रहा हो। उस पल मुझे अन्याय नहीं, बल्कि एक गहरा अनंत निराशा महसूस हुई। मैं मुस्कुराया, अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से एक फोटो निकाली। वह फोटो सुहाना और मेरी थी। वह मेरे पास सबसे कीमती चीज थी। मैंने सबके सामने बिना झिझक उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया और उसे पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर मैंने अपने वॉलेट से वो सारी चीजें निकाल ली जो सुहाना से जुड़ी थीं। उसका दिया हुआ सस्ता सा कीचेन भी मैंने निकालकर बाकी चीजों के साथ फेंक दिया। मैंने कहा, मैडम देखिए, आपकी सच्चाई साबित करने के लिए मैं अब इन सब चीजों को नहीं चाहता। अब आप निश्चिंत हो सकती हैं, है ना? कैफे से निकलने के बाद मैंने सबसे पहले बैंक गया। एटीएम पर बैलेंस देखा, 5,01,354। मैंने एक लंबी सांस ली। ये 1,354 अतिरिक्त युआन मेरी पिछली जिंदगी की आखिरी छोटी सी बचत थी, जो बेहद हास्यास्पद और दुखद थी। बिना झिझक मैंने 10,000 युआन नकद निकाले और जेब में रख लिए। फिर मैं उस जगह गया जिसे मैं सबसे अच्छी तरह जानता था, एनी ग्रुप की इमारत के सामने। मैं अंदर नहीं गया। मैं सड़क के दूसरी तरफ एक बेंच पर बैठ गया और चुपचाप उस विशाल इमारत को देखने लगा। अपनी पिछली जिंदगी में मैं इसे अपना युद्ध क्षेत्र और अपनी किस्मत मानता था। मैंने यहाँ पसीना बहाया था, अनगिनत रातें जाकर काम किया था और कई बार सफलता भी पाई थी। मुझे लगता था कि मैं अपने भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैं सिर्फ एक मोहरा था। मैं उस बड़े भवन में सिर्फ एक बदली जा
सकने वाला हिस्सा था, एक ऐसा बेवकूफ जिसने पूरी मेहनत की ताकि कोई और उसका फायदा उठा ले। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। वह सुहाना का मैसेज था, वीचैट पर। चैन, क्या मेरी माँ ने तुमसे संपर्क किया है? उसकी बातों पर ध्यान मत देना, वो ऐसी ही है। आज रात मुझसे मिलना, हमें बात करनी है। इसके तुरंत बाद एक और मैसेज आया, मैंने तुम्हारे पसंदीदा तले हुए मोमोज खरीदे हैं, अभी अभी बने हैं, आज रात मैं उन्हें लेकर आऊंगी। स्क्रीन पर ये पढ़ते ही मेरे पेट में उलझन सी हो गई। ये वही पुराना चालाक तरीका था, एक बार चोट फिर प्यार का टुकड़ा, थोड़ा सा सस्ता स्नेह देकर तुम्हें यह महसूस कराना कि वह तुम्हारी परवाह करती है और फिर तुम्हें पूरी तरह अपने लिए इस्तेमाल करना। पिछली जिंदगी में वह मुझे इसी तरह पूरी तरह नियंत्रित करती थी, बस थोड़ा सा प्यार दिखा देती थी और मैं आंसुओं से भर जाता था और फिर खुद को साबित करने के लिए दिन रात काम करता था। लेकिन अब मुझे सिर्फ घृणा महसूस हो रही थी। मैंने उसकी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक किया, बिना किसी झिझके मैंने डिलीट कॉन्टैक्ट दबा दिया। फिर मैं उठ गया, पास की मोबाइल दुकान में गया और अपना नंबर बदल दिया। उसके बाद टैक्सी लेकर अपने छोटे से किराए के कमरे में लौट आया। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन मैंने उसे साफ सुथरा रखा था। दीवार पर अभी भी सुहाना और मेरी एक फोटो लगी हुई थी। शेल्फ पर उसके दिए हुए किताबें रखी थी। बिना किसी भाव के मैंने उन सब चीजों को इकट्ठा करना शुरू किया जो उससे जुड़ी थी। मैंने एक एक करके सब कुछ बड़े कूड़ेदान के बैग में डाल दिया। फटी हुई तस्वीरें, जले हुए प्रेम पत्र और उसके दिए हुए बेकार तोहफे। जब मैंने आखिरी मुस्कुराते हुए फ्रेम को भी उस बैग में डाला तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक भारी बोझ जो सालों से मेरे ऊपर था अचानक उतर गया हो। मैंने अपना लैपटॉप खोला और इस्तीफा लिखना शुरू किया। कोई लंबा भाषण नहीं, बस कुछ लाइनें। आदरणीय निदेशक महोदय, मैं चेन यू तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा प्रस्तुत करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। मेरा वेतन निपटारा। मैंने कहा, मुझे उनका बेकार का वेतन नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ से जल्द निकलना है और इन लोगों से हमेशा के लिए सारे रिश्ते तोड़ देने हैं। मैंने अपना इस्तीफा HR मैनेजर और अपने सीधे बॉस को भेज दिया। फिर मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने वह सूटकेस उठा लिया जो मैं पहले से तैयार कर चुका था। उसमें सिर्फ कुछ कपड़े और मेरे जरूरी कागजात थे। बाकी इस कमरे का कोई भी सामान मुझे नहीं चाहिए था। ये ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी बेवकूफी भरी पुरानी जिंदगी का एक सादा सा अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। सूटकेस खींचते हुए मैं बिना पीछे देखे उस छोटे से कमरे से बाहर निकल गया जो अपमानजनक यादों से भरा था। सीढ़ियां उतरते समय मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वह सुहाना थी। उसके हाथ में खाने का एक बैग था और वह बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। जब उसने मुझे सूटकेस के साथ बाहर निकलते देखा तो वह एक पल के लिए रुक गई। फिर वह जल्दी से मेरी तरफ आई। चैन यू, तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज में सवाल था, लगभग आरोप जैसा। मैंने अपनी चाल धीमी नहीं की। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और उसके पास से सीधे निकल गया। उसने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने एक तरफ हटकर उसे टाल दिया और उसे ठंडी नजरों से देखा। यह पहली बार था जब मैंने पुनर्जन्म के बाद उसे सच में आंखों में देखा था। वह अब भी बहुत सुंदर थी, सजे धजे मेकअप के साथ, लेकिन मेरी नजरों में उस सुंदर चेहरे के पीछे स्वार्थ, पाखंड और क्रूरता छिपी हुई थी। तुम कर क्या रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब सुहाना ने देखा कि मैं उसे अनदेखा कर रहा हूँ तो वह गुस्सा होने लगी। तुम मेरी माँ के आने की वजह से नाराज हो, है ना? मैंने कहा था ना कि उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मैं उससे बात कर लूंगी। और तुम इस सूटकेस के साथ कहाँ जा रहे हो? क्या तुम भाग रहे हो? तुम थोड़े बचकाने नहीं हो? उसका लहजा पूरी तरह घमंडी और उपेक्षापूर्ण था, जैसे वह मुझ पर एहसान कर रही हो, जैसे मेरी हर भावना सिर्फ उसके इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। वह कभी किसी को समझ नहीं सकती थी। मैंने उसे देखा और मैं अचानक मुस्कुराया। सुहाना, क्या तुम्हें जिज्ञासा नहीं है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे क्या कहा था? मैंने अपनी जेब से बैंक कार्ड निकाला और उसके सामने घुमा दिया। तुम्हारी माँ ने मुझे 5 लाख युआन दिए हैं ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं। सुहाना का चेहरा एक पल में बिगड़ गया। वह जल्दी से सफाई देने लगी। चैन, इसे गंभीरता से मत लो। मैंने उसे बीच में रोक दिया। मैं इसे बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। मैंने पैसा ले लिया है और वादा किया है कि मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। सुहाना का चेहरा लाल हो गया, आधा गुस्से से, आधा शर्म से। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस सौदे को इतने खुलेआम सामने रख दूंगा। उसके हिसाब से मुझे शर्म आनी चाहिए थी और खुद को अपमानित महसूस करना चाहिए था। तुमने उसकी पैसे कैसे ले लिए चैन? हमारे प्यार की कीमत तुम्हारे लिए सिर्फ 5 लाख है, उसने टूटे हुए दिल से पूछा। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा मजाक देख रहा हूँ। प्यार? क्या हमारे बीच सच में कभी कोई प्यार था? तुम जिसे प्यार कहती हो वह मेरी अच्छाई का बेझिझक फायदा उठाना था। तुमने मेरे परिवार की कंपनी के लिए मुझे दिन रात मरते मरते काम कराया और खुद लग्जरी कारों में दूसरों के साथ घूमती रही। तुम जिसे प्यार कहती हो वह ये था कि तुम मुझे मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहती रही, जबकि अंदर ही अंदर यह योजना बनाती रही कि मेरी मौत के बाद मेरी बनाई हुई हर चीज को कैसे हासिल करना है। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द एक ठंडी छुरी की तरह उसके दिल में उतर रहा था। सुहाना का चेहरा लाल से सफेद पड़ गया। तुम क्या कह रहे हो? मैं ऐसा नहीं। उसकी आंखों में घबराहट थी। वह मुझे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैं हंस पड़ा। नहीं सुहाना, अब ड्रामा बंद करो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम कौन हो और अब मैं भी जान चुका हूँ। और ये 5 लाख मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप की कीमत नहीं मानता। मैं इसे उन सालों की सैलरी मानता हूँ जो मैंने तुम्हारे परिवार के लिए खून पसीना बहाकर काम किया। थोड़ा कम है लेकिन कुछ तो है। आखिरकार तुम्हारी नजरों में मेरी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी, है ना? इतना कहकर मैंने उसके पीले पड़े चेहरे
की तरफ देखना बंद कर दिया। मैंने अपना सूटकेस उठाया और मैं उसने मुड़कर जाने की कोशिश की। रुको, साफ साफ समझाओ, तुम्हें कुछ पता है ना? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हाँ, मुझे सब पता है। मैं तुम्हारी सारी योजनाएं जानता हूँ, मैं कंपनी की कमजोरियां जानता हूँ और तुम्हारा आने वाला भविष्य भी जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कैसे अपने ऊंचे पद से गिरोगे और 1000 टुकड़ों में बिखर जाओगे, और मैं वह दर्शक रहूंगा जो ऊपर से बैठकर ठंडी नजरों से ये सब देखेगा। मैंने टैक्सी ली और सीधे एयरपोर्ट चला गया। वह शहर जहां मैंने सालों बिताए थे पीछे छूटता जा रहा था। मैंने अपना नया फोन निकाला और बिना किसी खास वजह के शीशोंगबाना का टिकट बुक कर लिया। मैं बस एक ऐसी जगह जाना चाहता था जहां गर्मी हो और मैं पूरी तरह आराम कर सकूं। आज से मैं अपने लिए जीऊंगा। जहां तक सोहाना और उसकी सारी गंदी कहानियों का सवाल है, वे अतीत में ही सड़ेंगी। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। चैन, तुम कहाँ हो? रुक जाओ, समझाओ तो सही। क्या तुम गलत समझ रहे हो? मैं और ले आए सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ये पढ़कर मेरे चेहरे की व्यंग्य भरी मुस्कान और गहरी हो गई। सिर्फ दोस्त? उसी तरह के दोस्त जो मुझे लूटने और मेरी मौत के बाद सब कुछ हड़पने की योजना बनाते हैं। मैंने वह नंबर ब्लॉक कर दिया और फोन बंद कर दिया। बाहर सूरज ढल रहा था। आसमान नारंगी और लाल रंग में रंगा हुआ था। एक नई जिंदगी शुरू हो रही थी। शीशोंगबाना की हवा नम और गर्म थी। पेड़ों और मिट्टी की खुशबू से भरा वातावरण था। मैंने जंगल के बीच छुपा हुआ एक छोटा सा कमरा ढूंढ लिया। खिड़की खोलते ही हर तरफ हरियाली दिखाई देती थी। पहले दिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बस सोता रहा, सुबह से रात तक और फिर रात से सुबह तक, जैसे पिछली जिंदगी की सारी थकान पूरी कर रहा हो। जब मैं उठा तो मुझे लगा जैसे मैं फिर से जिंदा हो गया हूँ। मेरे शरीर की वह गहरी थकान पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। मैंने अपना पुराना फोन दोबारा चालू किया जो बहुत समय से बंद था। तुरंत ही अनगिनत मिस्ड कॉल और मैसेज आ गए। ज्यादातर सोहाना और उसकी सहेलियों के थे। चैन, तुम कहाँ हो? मैंने उन मैसेजों को एक एक करके पढ़ा। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनमें से कुछ मैसेज कंपनी के HR विभाग के भी थे। चैन, हमें आपका इस्तीफा मिल गया है, लेकिन प्रक्रिया के अनुसार कुछ नियम होते हैं। बिना नोटिस के जाना अबैंडन माना जाएगा। कंपनी आपको जिम्मेदार ठहरा सकती है। मैडम सोहाना चाहती हैं कि आप तुरंत वापस आए। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए आपकी जरूरत है। अगर आप नहीं आए तो कंपनी इसे औपचारिक त्यागपत्र मान लेगी और यह आपके भविष्य के रेफरेंस को नुकसान पहुंचा सकता है। धमकियां और झूठे वादे, हमेशा वही पुरानी कहानी। मैं हल्का सा हंसा और सब कुछ डिलीट कर दिया। फिर मैंने नया सिम कार्ड लगाया और उस पुराने ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन किया जिसे मैंने बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया था। उसमें थोड़ा सा पैसा बचा हुआ था जो मैंने यूनिवर्सिटी के दौरान छोटे मोटे काम करके जोड़ा था। मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन देखी और अपनी पिछली जिंदगी की यादें दिमाग में घूमने लगीं। मेरा सबसे बड़ा फायदा था भविष्य की जानकारी। मुझे पता था कि आने वाले सालों में कौन से स्टॉक्स उड़ान भरेंगे और कौन से सेक्टर चमकेंगे। मैंने अपने 5 लाख युआन को 2 हिस्सों में बांट दिया। बिना झिझक मैंने 2 लाख एक ऐसी टेक कंपनी में लगा दिए जो उस समय बिल्कुल साधारण थी, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी तकनीकी सफलता के कारण उसका दाम 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। बाकी 3 लाख मैंने बिना सोचे समझे बिटकॉइन में निवेश कर दिए। ये सब करने के बाद मैंने कंप्यूटर बंद किया और शरीर को स्ट्रेच किया। अब बस इंतजार करना था कि ये सब हल दे। और जहां तक मेरी बात है, अब मैं आखिरकार उस जिंदगी को जीने जा रहा था जो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। अगले महीने में पूरी तरह आजाद हो गया। मैंने शीशोंगबाना के अलग अलग गांवों की यात्रा की। मैंने हाथियों को देखा, बंदरों को देखा। मैंने चावल की शराब पी और स्थानीय लोगों के साथ हाथों से खाना खाया। मैं एक बगीचे में भी गया। मैं एक वनस्पति उद्यान, ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन में गया जहां मैंने अजीब अजीब आकार के कई पौधे देखे और प्रकृति की अद्भुत रचना देखकर हैरान रह गया। मैंने एक मोटरसाइकिल किराए पर ली और बिना किसी मंजिल के पहाड़ी और घुमावदार सड़कों पर घूमता रहा। हवा मेरे कानों में सीटी बजा रही थी और मेरे सारे तनाव और थकान को अपने साथ बहा ले जा रही थी। अब मैं वह चेन नहीं था जो किसी प्रोजेक्ट के लिए खून पसीना कर देता था, न ही वह जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए खुद को गिरा देता था। अब मैं सिर्फ मैं था, एक आजाद आत्मा जो अपने लिए जी रही थी। इस बीच मैं कभी कभी अपना पुराना फोन चालू करता और उनकी प्रतिक्रियाएं देखता था। सोहाना के मैसेज शुरू में चिंता और गुस्से से भरे थे, लेकिन धीरे धीरे वे विनती और कमजोरी में बदलने लगे। चैन, मेरी गलती थी, वापस आ जाओ, हम फिर से शुरू करते हैं। लियाए के साथ कुछ नहीं हुआ, मुझ पर भरोसा करो। उस दिन वही मुझे जबरदस्ती छोड़ने आया था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जल्दी वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अगर मैं ये बातें अपनी पिछली जिंदगी में पढ़ता तो शायद तुरंत टूट जाता और वापस जाकर उसके सामने घुटनों पर गिर जाता, लेकिन अब मुझे ये सब सिर्फ हास्यास्पद लगता था। उसे मेरी नहीं बल्कि उस औजार की याद आ रही थी जो उसकी हर बात मानता था, जो उसके परिवार के लिए खुद को खत्म कर देता था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके नंबर को मजाक की तरह देखा रहा। 1 महीने बाद मैं शेंगडो चला गया। शेंगडो में मैं पूरी तरह बेफिक्र जीवन जीने लगा। मेरा रोज का काम बस घूमना और खाना था। हॉटपॉट, सींक पर भुना हुआ खाना, वो सब चीजें जो मैंने पहले सिर्फ टीवी पर देखी थी, मैंने सब कुछ चखा। मैं पार्क में बैठकर चाय पीने लगा और उस शहर की हलचल मुझे पूरी तरह मोहित
करने लगी। एक और महीना बीत गया। मुझे एक फोन कॉल आया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। ये मेरे पुराने समूह एन का एकमात्र दोस्त जनवे था। वह स्वभाव से एक सीधा सादा और ईमानदार की था। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं मुसीबत में था, उस दूरी पर वही एकमात्र था जो अब भी मुझसे बात करता था। यूं, तुम अभी कहाँ हो? जानू की आवाज थोड़ी हिचकिचाहट भरी थी। मैं यात्रा पर हूँ। क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुमने सच में कंपनी छोड़ दी? हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। फोन के दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर जानू ने धीरे से कहा, शायद कंपनी में अब समस्याएं आ सकती हैं। मैंने हल्की हैरानी दिखाते हुए भौं उठाई। समस्या? कैसी समस्या? एन कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं है। जानू ने आह भरते हुए कहा। मत पूछो। तुम्हारे जाने के बाद सिंचन प्रोजेक्ट जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारे पास थी, उसे अध्यक्ष ने आईए को दे दिया। ले आए? सुहाना का दोस्त? मैंने जानबूझकर पूछा, जबकि मुझे जवाब पहले से पता था। हाँ, जानू गुस्से से बोला। वो आदमी बिल्कुल अयोग्य है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस गलत आदेश देता रहता है। उसने तुम्हारे बनाए हुए प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर को पूरी तरह बिगाड़ दिया। उसने कहा कि तुम्हारा तरीका बहुत पुराना है और अब इसे अपग्रेड करना होगा। पता नहीं क्या सोच रहा है। और नतीजा क्या हुआ? मैंने शांत आवाज में पूछा। नतीजा यह है कि पहले चरण की प्रेजेंटेशन पूरी तरह असफल रही। पार्टनर बहुत नाराज है। उसने कहा कि कंपनी में प्रोफेशनलिज्म की कमी है और वह साझेदारी पर दोबारा विचार करेगा। अब पूरे कंपनी में अफरा तफरी मची हुई है। अध्यक्ष इतना तनाव में है कि उसकी हालत खराब हो रही है। मैंने चाय का कप उठाया और धीरे से पत्तियों पर फूंक मारी जो पानी में तैर रही थी। मेरे होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा था जैसा मैंने पहले से अनुमान लगाया था। सिंचन प्रोजेक्ट एन समूह का सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिशन प्रोजेक्ट था और वही मेरा सबसे बड़ा काम भी था, जिसे मैंने अपनी पिछली जिंदगी में अपनी पूरी मेहनत और आत्मा लगाकर बनाया था। मैं ही अकेला था जो उसकी तकनीक और विकास योजना को पूरी तरह समझता था। जाते समय मैंने जानबूझकर कुछ ऐसे बैकडोर ही हिडन एक्सेस छोड़ दिए थे जिन्हें सिर्फ मैं ही नियंत्रित कर सकता था। समझने के साथ साथ कई ऐसे छोटे छोटे विवरण भी थे जो देखने में महत्वहीन लगते थे, लेकिन असल में ले आए इतना अनुभवी नहीं था कि तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण बिंदुओं को पकड़ सके। वह सफलता पाने और मुझे पीछे छोड़ने की जल्दबाजी में इतना अंधा हो गया था कि उसने जरूर बड़े और अचानक बदलाव करने शुरू कर दिए और उसने इसकी भारी कीमत चुकाई। भाइयों, जानू की आवाज थोड़ी विनती भरी थी। सुहाना और बाकी लोग तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। आज सुहाना खुद कंपनी आई थी और पूछ रही थी कि क्या मुझे पता है तुम कहाँ हो भाई? अगर तुम थोड़ा वापस आकर देख लो तो। मैंने हल्की हंसी के साथ उसे रोक दिया। वापस जाना? किस लिए? उस अयोग्य इंसान की गलतियां ठीक करने के लिए। लेकिन आखिरकार यह वही कंपनी है जहां तुमने काम किया है। मैंने उसकी बात बीच में काट दी। सुहाना और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। उसके परिवार की कंपनी डूबे या चले, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानू पूरी तरह हैरान रह गया। खत्म कब? मेरे जाने वाले दिन ही। तो अगली बार जब वे पूछें बस इतना कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता और मुझे इस तरह की बातों के लिए दोबारा फोन मत करना। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। जानू एक अच्छा इंसान था, लेकिन मैं उसे इस सब में शामिल नहीं करना चाहता था। मेरी बदला लेने की कहानी मेरी अपनी निजी बात थी। मैं बांस की कुर्सी पर पीछे झुक गया और ऊपर धुंधले आसमान को देखने लगा। फिर भी मेरा मन पूरी तरह शांत था। सुहाना और लियाए की कहानी अभी बस शुरू हुई थी। अगले कुछ दिनों में मैंने अपने पुराने जीवन से पूरी तरह दूरी बना ली। मैंने शेंगदो के आसपास के सभी इलाके घूमे। जैसे जैसे मेरी दुनिया बड़ी होती गई, मेरा मन और भी शांत होता गया। पिछली जिंदगी की नाराजगी एक भारी पत्थर की तरह मेरे दिल पर थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे टूटकर धूल बनकर हवा में उड़ रही थी। अब मैं बदला लेने के लिए नहीं जी रहा था। मैं इस नई महंगी मिली जिंदगी का आनंद लेने के लिए जी रहा था। बदला सिर्फ एक बोनस था, खाने के बाद मिलने वाली मिठाई की तरह। 2 महीने बाद मेरे द्वारा निवेश किए गए 2 लाख युआन 5 गुना बढ़कर 10 लाख हो गए। मैंने बिना झिझक सब बेच दिया। फिर अपनी यादों के आधार पर मैंने उसे एक और स्टॉक में फिर से निवेश कर दिया, एक ऐसी कंपनी में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। वह कंपनी लगभग विस्फोट करने वाली थी और जो 3 लाख युआन मैंने बिटकॉइन में लगाए थे उनकी कीमत भी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। सब कुछ ठीक उसी तरह चल रहा था जैसा मैंने पहले से सोचा था। अब मैं पैसों की कमी में नहीं था, लेकिन जब मैं सोच रहा था कि मेरा पिछला जीवन और उसके लोग बहुत पीछे छूट चुके हैं, तभी एक अनचाहा आगंतुक मेरी शांति भंग करने आ गया। उस दिन मैं किंगेट झील के पास एक छोटे से शहर में था। मैं एक तिब्बती रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। जैसे ही मैं बैठा, एक जाना पहचाना लेकिन अजनबी सा चेहरा दरवाजे पर दिखाई दिया। वह सुहाना थी। वह बहुत दुबली हो गई थी और पहले से ज्यादा थकी हुई लग रही थी। उसका सजा धजा मेकअप गायब था। उसकी जगह थकान से भरा चेहरा था। वह मुझे कैसे ढूंढ पाई? मेरे मन में हल्का सा शक आया, लेकिन मैं जल्दी समझ गया एन परिवार के साधनों से किसी को ढूंढना बस समय की बात थी, या शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी यह इच्छा थी कि मैं खुद देखूं कि वह अब कैसी दिखती है। स्पष्ट रूप से उसने मुझे भी देख लिया था। उसकी आंखें चमक उठी और वह तेजी से मेरी तरफ आई। चैन यू! उसकी आवाज आंसुओं से टूट रही थी। मैंने खड़े नहीं हुआ, बस चुपचाप उसे देखता रहा। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। वह मेरे सामने रुक गई। आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें ढूंढने में कितना कष्ट सहा है? उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने बिना कुछ कहे उसे टाल दिया। मेरी ठंडक ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। चैन, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? हाँ, मैं गलत थी। वो जल्दी से बोली। मैं सच में गलत थी। मुझे लियाए के इतना करीब नहीं होना चाहिए था। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। उसके रोते हुए चेहरे को देखकर भी मुझे कोई भावना नहीं हुई। मैंने शांत आवाज में पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो मिस सुहाना? मिस सुहाना शब्द सुनकर वह हिल गई। उसने अविश्वास से मुझे देखा। चैन, तुम मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हो? क्या तुम सुहाना नहीं हो? मैंने जवाब दिया, मैं सुहाना हूँ। मैं तुम्हारी सुहाना हूँ। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरी ठंडक और दूरी देकर उसे आखिरकार समझ आ गया कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं सच में बदल चुका था। उसके आंसू धीरे धीरे रुक गए और उनकी जगह गहरी घबराहट आ गई। चैन, कंपनी में समस्या है। शिंग चेन प्रोजेक्ट असफल हो चुका था। हमारे पार्टनर कंपनी से
हटना चाहते हैं और वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए भारी जुर्माना भी मांग रहे हैं। मैंने बस हल्का सा सिर हिलाया और अपने चॉपस्टिक उठाकर बीफ का एक टुकड़ा खा लिया। मैंने उसे धीरे धीरे चबाया। बहुत अच्छा है, नरम है। मेरी प्रतिक्रिया ने एक बार फिर सुहाना की उम्मीदों को तोड़ दिया। वह सोच रही थी कि मैं चौंक जाऊंगा, घबरा जाऊंगा और पहले की तरह तुरंत कंपनी की समस्याएं हल करने में लग जाऊंगा जैसे वे मेरी अपनी हो। लेकिन नहीं, मैं पूरी तरह शांत था, जैसे मैं कोई ऐसी कहानी सुन रहा हूँ जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। चैन आखिरकार सुहाना टूट गई। उसकी आवाज तेज हो गई। क्या तुम सुन भी रहे हो? कंपनी डूब रही है, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। तुम्हारे परिवार की कंपनी डूब रही है, मुझे इससे क्या? तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी कंपनी का हिस्सा हो। तुम ही थे जिसने शिनचैन प्रोजेक्ट शुरू से बनाया था। सिर्फ तुम ही इसे बचा सकते हो, सिर्फ तुम ही कंपनी को बचा सकते हो। मैंने चॉपस्टिक नीचे रख दी और नैपकिन उठाया। मैंने अपना मुंह साफ किया। पहली बात, मैंने इस्तीफा दे दिया है। अब मैं एन ग्रुप का कर्मचारी नहीं हूँ। दूसरी बात, तुम्हारी माँ ने मुझे 5 लाख युआन दिए थे ताकि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। मैं बस अपना वादा निभा रहा हूँ। सुहाना का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं यह बात इतनी ठंडेपन से कह दूंगा। ये मेरी माँ ने किया था, मैंने नहीं। वह बोली, मैं तुम्हें पैसा लौटा दूंगी, 2 गुना, 10 गुना भी। बस तुम वापस आकर कंपनी की मदद करो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। सुहाना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अब मेरे लिए पैसे की कोई अहमियत है? मैंने उसे दया भरी नजरों से देखा। तुम अब भी नहीं समझी? मैं पैसे की वजह से नहीं गया। मैं इसलिए गया क्योंकि मैं अब तुम्हारा इस्तेमाल होने वाला बेवकूफ नहीं बनना चाहता। चैन, तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी अभी क्या है पता है? मैंने उसे बीच में रोक दिया। तुम बिल्कुल मुश्किल हालात में हो, फिर भी ऐसे पेश आ रही हो जैसे सब कुछ तुम्हारा हक हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? हमारा ये मजाक जैसा रिश्ता या तुम्हारा ये सुंदर चेहरा? मेरे शब्द उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ गए। शायद उसने कभी इस तरह का अपमान महसूस नहीं किया था। आखिरकार वह हमेशा से सबकी चहेती राजकुमारी की तरह रही थी। वह मुझे देख रही थी, उसके होंठ कांप रहे थे और वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। मुझे लगा था कि वह गुस्से में आकर अपमानित होकर चली जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वास्तविकता के भारी दबाव के सामने उसका घमंड अब कुछ भी नहीं रह गया था। उसने गहरी सांस ली, मेरी तरफ आई और एक ऐसी आवाज में बोली जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। लगभग विनती करते हुए सुहाना बोली, चैन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी और उसकी आंखों में निराशा और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। मैं कुर्सी पर पीछे झुक गया और मेरे होंठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। जो मैं चाहूं। सुहाना का शरीर अकड़ गया। उसने मेरी बात का इशारा समझ लिया था। उसके चेहरे पर अपमान और अंदरूनी संघर्ष की एक लहर दौड़ गई। वह नीचे होंठ काटकर धीरे से सिर हिलाने लगी। मैं मुस्कुराया और संतोष से हल्की हंसी हंसा। कभी ऐसा समय था जब मैं उसे छूने से पहले भी 1000 बार सोचता था, डरता था कि कहीं वह नाराज ना हो जाए, और अब वह खुद को एक साधारण सौदे की तरह मेरे सामने पेश कर रही थी। मैंने धीरे से अपनी उंगली उठाई और अपने होंठों की तरफ इशारा किया। एक बेपरवाह लेकिन बेहद अपमानजनक इशारा। सुहाना का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया। वह मुझे घूर कर देखने लगी। उसकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह चेन यू, जो कभी उसकी हर बात मानता था और उससे ठीक से बात करने की भी हिम्मत नहीं करता था, अब इतनी कठोर मांग कर सकता है। हमारे आसपास बैठे लोग भी हमारी टेबल की हलचल को देखने लगे और जिज्ञासा भरी नजरों से हमें देखने लगे। उनकी नजरें सुहाना के लिए और भी चुभन पैदा कर रही थी। उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। मुझे पता था कि वह अंदर से 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ उसके परिवार का भविष्य और आरामदायक जीवन था और दूसरी तरफ उसकी बची हुई थोड़ी सी इज्जत। मैंने उसे जल्दबाजी नहीं की। मैं बस आराम से उसे देखता रहा। आखिरकार जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो, उसने आंखें बंद की और कांपते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ झुकना शुरू किया। उसके होंठ ठंडे और कठोर थे, उनमें निराशा साफ झलक रही थी। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही आंखें बंद की। मैं बस उसे ठंडी नजरों से देखता रहा। आंखें पूरी तरह खुली हुई। मैं उसके पीले और अपमानित चेहरे को देख रहा था। उसकी पलकों पर कांपते हुए झूठे जज्बात को देख रहा था। जैसे ही वह पीछे हटने ही वाला था, मैंने अचानक उसका गला पकड़ लिया और उसे और गहरा अपनी ओर खींच लिया। वह संघर्ष करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे मजबूती से पकड़े रखा। यह हरकत कठोर थी, बिना किसी कोमलता के, सिर्फ बदले की ठंडी संतुष्टि से भरी हुई। काफी देर बाद मैंने उसे छोड़ा। वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गया। अब बहुत हो गया, उसने भारी आवाज में कहा। मैंने नैपकिन से धीरे धीरे और जानबूझकर अपना मुंह साफ किया। मैंने कहा था, अगर कुछ करना है तो पूरी तरह करना है। चलो होटल चलते हैं, मुझे तुम्हारी ईमानदारी की हद देखनी है। सुहाना का शरीर मुश्किल से खड़ा था। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। चैन, क्या तुम्हें सच में यह सब करना जरूरी है, या तुम खुद को क्या समझते हो, कोई बाजार में सौदा करने वाला? बस करो अपना ये दया वाला नाटक। अब तुम मुझसे विनती कर रहे हो, उल्टा नहीं। तुम किसी भी हालत में मोल भाव करने की स्थिति में नहीं हो। उसने आंखें बंद की और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन मेरी मुस्कान बेहद ठंडी थी। मैं उसे रेस्तरां से बाहर ले गया। बाहर तेज हवा चल रही थी। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह मेरे पीछे पीछे चल रही थी जैसे कोई बिना जान का कठपुतली हो। मैं उसे किसी 5 सितारा होटल में नहीं ले गया। मैंने बस उस छोटे शहर में सबसे साधारण और सस्ता होटल चुना। कमरा बहुत छोटा था, सुविधाएं भी बहुत साधारण थी। जैसे ही सुहाना अंदर आई, उसने भौहें सिकोड़ ली। उसके चेहरे पर साफ घृणा थी। तो ये जगह है। मैं एक टूटी फूटी कुर्सी पर बैठ गया और पैर पर पैर चढ़ा ली। तो क्या राजकुमारी को अब राष्ट्रपति स्वीट की आदत हो गई है? ये जगह तुम्हें पसंद नहीं? जान लो, ये मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है। आखिरकार मेरी नजर में तुम बस इतनी ही हो। मेरे शब्दों ने उसे अंदर तक हिला दिया। ये शब्द भी उसके दिल में किसी और खंजर की तरह चुभ गए। वह चुपचाप खिड़की के पास चली गई और मेरी तरफ पीट करके बाहर का नजारा देखने लगी। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना फोन निकाल लिया। मैं अपने स्टॉक्स शेयर पर ध्यान देने लगा। जैसा मैंने पहले ही अनुमान लगाया था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर के उस
स्टॉक में हाल ही में बहुत अच्छी खबर आई थी और उसका दाम लगातार कई दिनों से ऊपर जा रहा था। मेरा 1 मिलियन का निवेश अब 3 मिलियन तक पहुंच गया था। मैं स्क्रीन पर चलते हुए नंबरों को देख रहा था। मेरा मूड बहुत अच्छा था। ये खुशी मुझे सुहाना से बदला लेने से भी ज्यादा संतुष्टि दे रही थी। मुझे नहीं पता कितनी देर बीती। आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो गया। कमरा बिना रोशनी के धुंधलके में डूब गया। सुहाना अब भी खिड़की के पास खड़ी थी। इधर आओ, मैंने कहा। उसका शरीर हल्का कांप गया, लेकिन वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और पास आ गई। अंधेरे में मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था। सिर्फ उसकी खाली और बेजान आंखें दिखाई दे रही थी। वह मेरे सामने रुक गई। मैं उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वह स्वाभाविक रूप से पीछे हटने लगी जब तक उसकी पीठ ठंडी दीवार से नहीं लगी। मैंने उसका ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसे मुझे देखने पर मजबूर किया। सुहाना, तुम्हें पता है, मैंने इस पल की कल्पना अनगिनत बार की है। मैं चाहता था कि तुम मेरी हो जाओ, कि तुम मेरे लिए रो, मुझसे विनती करो, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो ये सब बहुत उबाऊ लगता है। मैंने उसे छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गया। वो वहीं जमी हुई खड़ी रही, मुझे समझ न आने वाली नजरों से देखती हुई। मैंने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से सारे नकद पैसे निकाल लिए, कुछ 1000 युआन, और फिर मैंने वो नोट्स एक एक करके उसके चेहरे की तरफ फेंक दी। ये पैसा लो और यहाँ से चली जाओ। मेरी आवाज ठंडी और तेज थी। तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी ना? तुम सोचती थी कि अगर तुम खुद को कुर्बान कर दोगी तो मैं तुम्हारी फैमिली के लिए वापस काम करने लग जाऊंगा। सुहाना, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझती हो और मुझे बहुत कम। अगर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, आज मैं तुम्हें कुछ भी करने नहीं आया। कोई हूँ, मैं बस यह चाहता था कि तुम जान लो, जिस चीज को तुम अपने घमंड के साथ बलिदान समझती हो, वह मेरी नजरों में सिर्फ एक सस्ती और दयनीय नाटकबाजी है। उसका चेहरा पहले हैरानी से भर गया, फिर अपमान से, और आखिर में पूरी तरह टूट गया। वह घुटनों के बल बैठ गई, अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैं उसे ठंडी नजरों से देखता रहा, बिना किसी दया के। उसने इसे खुद ही चुना था। मैं मुड़ा, दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। जैसे ही मैं होटल के एंट्री पर पहुंचा, पीछे से उसकी चीख सुनाई दी, चैन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं रुक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। मैंने शांत आवाज में कहा, तुमने खुद ही यह रास्ता चुना था, अब कोई पछतावा नहीं है। इतना कहकर मैं तेज कदमों से रात में आगे बढ़ गया।